दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस में जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स के कई ऐसे टॉपिक जो हैं नहीं करा रखे हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस जो ये बुक दे रखी आयशा टेक्नीशियन की, इससे मैं सोच रहा हूँ आपके जो इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है हमारा, ये सोच रहा हूँ मैं करा दूँ। तो ये जितने हमारे क्वेश्चन हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ये बुक के होंगे। तो इसमें से कई ऐसी PDF एक्चुअली में इसमें इतना छोटा छोटा लिखा है कि PDF बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, तो डायरेक्ट मैं बुक से ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए आज के पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं सीधा ये बुक से ही करा रहा हूँ और बुक की PDF है हमारी, और ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल के हैं। तो मैं आपके डिमांड पे कह रहा था सर आप लोग बुक का नहीं करा रहे, पहले करा रहे, तो मैं बुक का ही करा रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा आप लोग। कह रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति क्यों प्रतिबद्ध था, वह क्योंकि अब भारत जो संयुक्त राष्ट्र प्रति के प्रतिबद्ध क्यों था, क्योंकि वह क्या था हमारा, वह शांतिपूर्वक अपना बहुमुखी विकास करना चाहता था। ये इकोनॉमिक्स के हमारे तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बुक में भी दे रखे हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको इनके आंसर बताऊंगा और इसकी पूरी की पूरी PDF में टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा विद आंसर, परेशान मत होना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति क्यों प्रतिबद्ध था हमारा, तो वह क्या, शांतिपूर्वक अपना बहुमुखी विकास करना चाहता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, भारतीय एकता के लिए यह आवश्यक है। भारतीय एकता के लिए यह आवश्यक है क्या, तो यह आवश्यक है हमारा क्या, कि यह सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। यानी कि भारतीय क्वेश्चन था भारतीय एकता के लिए आवश्यक यह है, तो भारतीय एकता के लिए आवश्यक यह है कि सांस्कृतिक शिक्षा का क्या प्रसार किया जाए। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाए। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि थर्ड नंबर है, भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता के दर्शन कब हुए। भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता के दर्शन कब हुए, तो ये जो एकता के दर्शन हुए थे हमारे ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता के दर्शन हुए। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आने तो ज़्यादा नहीं, 40 से 85 क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बुक में जो इकोनॉमिक्स से पार्ट है वो कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आर्थिक समानता लाने के लिए हमने जिस आदर्श को स्वीकार किया वह है। आर्थिक समानता लाने के लिए हमने जिस आदर्श को स्वीकार किया वह कौन सा है, तो वह है हमारा प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद था वो जो हमारा आर्थिक समानता लाने के लिए आदर्शवाद को स्वीकार किया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर C कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, प्रत्येक नागरिक को समझ लेना चाहिए कि, अब प्रत्येक नागरिक को हमारा क्या समझ लेना चाहिए कि वह धार्मिक कट्टरता पारस्परिक द्वेष उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को यह समझ लेना चाहिए कि वह धार्मिक कट्टरता पारंपरिक द्वेष क्या उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में, अब भाई बताना है कि भारत में क्या, तो भारत में ऐसा क्या है हमारा कि ये प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार पंथ और पूजा विधि को अपना सकते हैं। ठीक है, ये भारत में है हमारा, बाकी ऑप्शन से में कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली मैं आंसर इसीलिए बता रहा हूँ कि भारत में क्या, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति इच्छा अनुसार पंथ और पूजा विधि को अपना सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारी मुख्य समस्या है, अब बताने भाई हमारी मुख्य समस्या क्या है हमारी, तो हमारी मुख्य समस्या यही है कि भारत में के विभिन्न मजहबों को मनाने वाले तथा विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोगों के मध्य एकता स्थापित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे हमारा A सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि शोषण का है। देखिए शोषण क्या होता है हमारा, तो शोषण एक प्रकार से आर्थिक विषमता, शोषण क्या होती है, एक प्रकार से आर्थिक विषमता होती है हमारी। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, पंथ निरपेक्ष सरकार की पहचान यह है। पंथ निरपेक्ष सरकार क्या होती है, तो पंथ निरपेक्ष सरकार वही होती है जो समस्त पंथों को समान आदर प्रदान करे। समस्त पंथों को समान आदर प्रदान करे, यही हमारी पंथ निरपेक्ष सरकार पहचान करती है हमारी। देखिए इसकी फ्रेंड्स मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से PDF वगैरह बना के, मतलब एडिट वगैरह करके मैं सोच रहा था लाऊं, लेकिन टाइम नहीं है एक्चुअली में। आप खुद लोग देख रहे हैं इतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सोचा डायरेक्ट बुक से करा दूं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि सामाजिक जनतंत्र का अर्थ है। देखिए सामाजिक जनतंत्र क्या होता है हमारा, ये एक प्रकार से व्यक्ति को विकास करने के लिए योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना ही हमारा सामाजिक जनतंत्र का अर्थ होता है। व्यक्ति को विकास करने के लिए योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध हो, यही हमारा सामाजिक जनतंत्र का अर्थ होता है। तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, जनतंत्र में चुनाव लड़ने के योग्य माना जाता है। जनतंत्र में चुनाव लड़ने के योग्य क्या माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारा निर्धारित आयु का। आयु सही होता है हमारा, प्रत्येक नागरिक को
उससे मतलब नहीं हमारा प्रत्येक पुरुष नारी नहीं मतलब है, जनतंत्र में चुनाव लड़ने का योग यही है कि निर्धारित आयु का प्रत्येक मतदाता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा राजनीतिक जनतंत्र है। राजनीतिक जनतंत्र क्या होता है? तो देखिए राजनीतिक जो जनतंत्र होता है इसे बोलते हैं जिसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक जनतंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है उसे हम लोग राजनीतिक जनतंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा। क्वेश्चन हमारा 13 कह रहा है हमारा जनतंत्रात्मक सरकार से आशा की जाती है। जनतंत्रात्मक सरकार से आशा क्या की जाती है? वह की जाती है कि जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, जन सामान्य के लिए वह कल्याण करे, यही जनतंत्रात्मक सरकार की से क्या की जाती है? आशा की जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा जनतंत्र में मताधिकार प्राप्त होता है। देखिए जनतंत्र में मताधिकार कैसे प्राप्त होता है? तो ये मताधिकार एक प्रकार से प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जनतंत्र में मताधिकार कैसे प्राप्त होता है? केवल पुरुषों को, उससे मतलब नहीं हमारा केवल 40 वर्ष से अधिक को नहीं, ये भी बिल्कुल करते हैं, केवल शिक्षितों को नहीं, प्रत्येक वयस्क को क्या होता है हमारा? वयस्क जो हो जाते हैं उन्हीं को मताधिकार प्राप्त करने क्या होता है? 18, यानी कि जिसकी एज हमारी 18 साल के ऊपर हो जाती है, 18 साल होती है हमारी, उसको मताधिकार प्राप्त करने क्या होता है? अधिकार होता है। और अभी इस समय हमारी वोटिंग भी चल रही है, जितने भी यूपी वाले हैं तो उनको सब पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इसकी आंसर भी नीचे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या कर रहा है, क्योंकि ये देखिए सेकंड लेसन का हमारा, तो इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट होगा हमारा। वस्तुओं की दो पक्षों के मध्य परस्पर अदल बदल को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा। वस्तु दो बदल जो वस्तुएं आपस में बदलती हैं तो उसको अर्थशास्त्र में हम लोग वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय जो होती है हमारी दो वस्तुओं के परस्पर अदला बदली से संबंधित होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग सी कहें। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड कह रहा है हमारा कि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। देखिए विनिमय प्रणाली के जो अंतर्गत आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विनिमय प्रणाली होती है वस्तु विनिमय से संबंधित होती है और क्रय विक्रय संबंधित होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे हम लोग? सी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा कि वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें, वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है? तो ये वस्तुओं की अदला बदली से संबंधित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, अच्छा वस्तु विनिमय से काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, वस्तु विनिमय से संबंधित, अब वस्तुओं से संबंधित क्या हो जाएगा? ये वस्तुओं के आपसी लेन देन से हमारा वस्तु विनिमय संबंधित होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई है। काफ़ी सारे वस्तु विनिमय क्वेश्चन हमारे, वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई क्या होती है? तो ये एक प्रकार से होता है दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, दोहरे संयोग का जो अभाव होता है वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कहलाता है। देखिए मुद्रा के माध्यम से जो विनिमय होता है हमारा एक प्रकार से क्रय और विक्रय कहलाता है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से जो हमारा, मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय क्या कहलाता है? तो ये क्रय विक्रय कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारा वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर किया जाता है। देखिए वस्तु विनिमय की कठिनाई को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? एक ही प्रकार है जिसका नाम है मुद्रा, वस्तु विनिमय कठिनाई को मुद्रा से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा ईंट का बाजार होता है। ईंट का बाजार किसे कहते हैं? तो ईंट का बाजार एक प्रकार का हमारा स्थानीय बाजार होता है। ठीक है, ईंट का बाजार जो होता है एक प्रकार से क्या होता है हमारा? ये स्थानीय, कि एक ही स्थान पे तो ईंट का बाजार होता है, यानी इसे बोलते हैं स्थानीय बाजार, ईंट का बाजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विनिमय संभव है, ये भी बताना है भाई। अब विनिमय संभव है ये कैसे बताना है हमारा? तो एक प्रकार से ये हमारा दो पक्षों में होता है। कुल मिला के यही हमको पता है कि वस्तु विनिमय हमारा क्रय विक्रय यानी कि दो ही वस्तुओं से संबंधित होता है हमारे, इसको दो पक्षों में कहेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा पेट्रोल यानी खनिज तेल का बाजार होता है। अब पेट्रोल में खनिज तेल का बाजार कैसा बाजार होता है? तो एक प्रकार से ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो इंडिया में तो हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते नहीं हैं, ये बाहर से ये एक्सपोर्ट किया जाता है हमारा। तो एक प्रकार से पेट्रोल डीजल का बाजार कैसा होता है? तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाजार के लिए आवश्यक नहीं है? बाजार के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं? तो देखिए क्रय विक्रेता हमारा होता है, एक कीमत ये भी होता है, एक वस्तु ये भी होता है, लेकिन स्थान और विशेष ये हमारा बाजार के लिए आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग।
वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं? देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं एक प्रकार से हमारी कैसी प्रणाली होती है, तो ये हमारी होती है प्रत्यक्ष विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय एक प्रकार से प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली संबंधित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वस्तु विनिमय के संबंध में सही है? वस्तु विनिमय हमारा कैसे होता है, तो ये एक प्रकार से वस्तुओं की अदला बदली से होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 14 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है। उत्पादन का साधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार जो कहा जाता है, ये हमारा भूमि संबंधित होता है। ठीक है, भूमि से जो है हमारा ये उत्पादन का साधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं होता? देखिए, उत्पादन का साधन हमारा एक प्रकार से पूंजी से संबंधित होता है, संगठन से संबंधित होता है और उद्यम से संबंधित होता है, लेकिन जो ये लगान दे रखा है, लगान से हमारा उत्पादन का कोई भी संबंध नहीं होता। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को रट जरूर लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो सकता है आपकी परीक्षा में फंस सके। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भूमि के उपयोग के लिए भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? देखिए, भूमि के लिए जो भूस्वामी को उपहार दिया जाता है उसको हम लोग किस नाम से, लगान के नाम से जानते हैं। ठीक है, लगान ही होती है जो भूमि के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु है? देखिए, पूंजीगत वस्तु हमारा किससे संबंधित होता है, तो ये एक प्रकार से हमारा गत्ता बनाने की मशीन का कारखाना जो होता है हमारा, ये पूंजीगत वस्तु से संबंधित होता है। देखिए, गत्ता बनाने का जो कारखाना, ये हमारा पूंजीगत वस्तु है हमारा। बाकी रहने का मकान, डॉक्टर की योग्यता, जमीन में पड़ा हुआ धन, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा, उद्यमी यानी कि साहसी का प्रतिफल कहलाता है, यानी उद्यमी यानी साहसी का जो प्रतिफल कहलाता है वो हमारा किससे संबंधित होता है, तो वो हमारा जो लाभ है हमारा, ठीक है, लाभ जो होता है एक प्रकार से प्रतिफल से संबंधित होता है। अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया श्रम के अंतर्गत आती है? देखिए, श्रम के अंतर्गत जो क्रिया आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है कुली द्वारा बोझा ढोना। कुली द्वारा बोझा ढोना एक प्रकार से क्या होता है, हमारा श्रम आता है। बाकी भीख मांगना कोई मतलब नहीं, श्रमदान करना, जुआ खेलना कोई मतलब नहीं, लेकिन कुली द्वारा एक प्रकार से बोझा ही हमारा क्या कहलाती है, श्रम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी व्यवसाय का जोखिम वहन करता है। देखिए, किसी व्यवसाय का जो जोखिम वहन होता है, ये एक प्रकार से किससे संबंधित होता है, जो उद्यमी होता है। ठीक है, जो उद्यमी होता है हमारा, ये एक प्रकार से जोखिम का वहन से संबंधित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहेगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि श्रम का प्रतिफल होता है। देखिए, श्रम मतलब क्या होता है, श्रम मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, श्रम का मतलब ही होता है एक प्रकार से मजदूरी, तो श्रम का प्रतिफल क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 22 कह रहा है हमारा, एक हमारा संगठनकर्ता को मिलता है, एक संगठनकर्ता को हमारा क्या मिलता है, तो एक प्रकार से वेतन मिलेगा हमारा। मजदूरी तो होती ही संगठन से, मतलब क्या है, वेतन। संगठन के बदले मिलता क्या है, तो हमारा वेतन मिलता है। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा, उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है? उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है, तो ये जो होते उद्यमी। ठीक है, उद्यमी ही हमारे क्या होते हैं, हमारे उत्पादन की अनिश्चितता को वहन करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि ऋण राशि के प्रयोग के बदले दी गई रकम क्या कहलाती है? देखिए, ऋण के बदले जो हमारी रकम दी जाती है वो उस रकम को हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है, ऋण राशि के बदले जो रकम दी जाती है वो क्या होती है, हमारी एक प्रकार से ब्याज होती है, तो राइट आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है हमारा, उत्पादन के श्रम या उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को लगान कहते हैं? देखिए, उत्पादन के जो बदले दिया जाता है हमारा जो साधन के पुरस्कार को हम लोग भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को लगान एक प्रकार से क्या है, भूमि होती है, तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि ब्याज किस उत्पादन के साधन के प्रयोग के बदले दिया जाता है? देखिए, ब्याज हमारा किसके बदले दिया, तो ब्याज हमारा एक प्रकार से पूंजी के बदले दिया जाता है। ठीक है, ब्याज जो होता है पूंजी के बदले होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? देखिए, उत्पादन का कौन सा साधन नहीं होता है हमारा, तो जो भूमि होती है, पूंजी होती है और श्रम होता है, ये उत्पादन का साधन होता है, लेकिन हमारा जो कर होता है, हमारा टैक्स, ये हमारा उत्पादन का साधन नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। आयकर लगाने का अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, आयकर हमारा कैसे लगता है, तो ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये हमारा एक प्रकार से आयकर होता है हमारा। क्वेश्चन हमारा 29 कह रहा है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है हमारा, इसको इस ये जो टैक्स होता है ये हम लोग निगम कर, ठीक है, जो निगम कर होता है हमारा ये कौन लगाता है हमारा, ये केंद्र सरकार लगाती है। बाकी व्यापार और मनोरंजन ये वाले सब जितने भी कर होते हैं ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। बाकी ये निगम कर हमारा कौन लगाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? कंफर्म है प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन आपका वहाँ बनेगा ही बनेगा हमारा। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आयकर जो होता है एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर होता है और जो लगाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 31 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? देखिए अप्रत्यक्ष कर किससे संबंधित होता है? देखिए आयकर हो गया, ये हमारा प्रत्यक्ष कर है। कारपोरेशन प्रत्यक्ष कर है हमारा। उपहार ये प्रत्यक्ष कर है। लेकिन जो सीमा शुल्क है हमारी, जो सीमा शुल्क होती है ये एक प्रकार से कौन सा कर हो जाएगी, ये हमारा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है? देखिए स्थानीय जो आय होती है किससे संबंधित होती है, तो ये एक प्रकार की हमारी चुंगी कर, ठीक है, स्थानीय जो हमारा आय है ये एक प्रकार का चुंगी कर से संबंधित होता है। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है हमारा, आयकर को शामिल किया गया है। ठीक है, आयकर को हमारा किससे संबंधित होती है, आयकर हमारा अभी बताए ये हमारा का संघ सूची से संबंधित होता है। ठीक है, संघ सूची यानी केंद्र सरकार से संबंधित है हमारा, और ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। तो आयकर को शामिल किया गया है संघ सूची में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 34 कह रहा है हमारा कि भू राजस्व आय का साधन है। देखिए भू राजस्व हमारा कैसा साधन होता है, तो जो भू राजस्व एक प्रकार का साधन होता है, ये एक प्रकार का जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये एक प्रकार से भू राजस्व हमारा टैक्स होती है हमारी, और ये भू आयकर का साधन है हमारा एक प्रकार का राज्य सरकार द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से नगर निगम की आय का स्रोत है? देखिए नगर निगम की जो आय का स्रोत होता है ये क्या होता है, तो एक प्रकार जो गृह कर है हमारा, ठीक है, जो गृह कर होता है हमारा ये नगर निगम की आयकर का स्रोत होता है। तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? अब राज्य सरकार इनमें से कौन सा कर लगा देगी, इसमें से आयकर जो होता है हमारा ये कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है हमारी, और सेवा कर सेंट्रल गवर्नमेंट, निगम कर सेवा कर ये हमारा निगम कर कौन, राज्य सरकार, सॉरी ये हमारा सब सेंट्रल से संबंधित होता है। लेकिन जो व्यापार, ठीक है, जो व्यापार कर होता है हमारा ये किससे संबंधित होता है, तो व्यापार जो होता है एक प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित होता है। यहाँ से जितने भी हमारे आय जो सेंट्रल से हो गए या फिर स्टेट से हो गए, कौन कौन से होते, तो इनको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए अप्रत्यक्ष कर किससे संबंधित होता है, तो अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का बिक्री कर से संबंधित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, एक प्रकार का बिक्री कर होता है। बाकी आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रत्यक्ष कर, लेकिन अप्रत्यक्ष कर क्या बिक्री कर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संघीय सूची में कुल कितने विषयों का समावेश किया है, यानी संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं हमारे, ये टोटल कितने हैं हमारे, तो संघ सूची में टोटल विषय जो है हमारे, बात कर रहा है हमारा संघ सूची, तो संघ सूची में टोटल 97 विषय, जब संविधान हुआ तब 97 विषय थे हमारे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे टोटल कितने हमारे 98 विषय हैं। ठीक है, जो ये हमारा बुक के अनुसार है हमारे ये कितने 97 है हमारे, लेकिन जब प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तो प्रेजेंट टाइम में 98 विषय हमारे संघ सूची में। बात करते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में हमारे जब संविधान लागू हुआ तो हमारे 66 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारा राज्य सूची में टोटल विषय हमारे वो कितने 62 विषय हैं, राज्य सूची में 62, और हमारे बचे किसमें समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची हमारा नीचे क्वेश्चन दे रखा है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय को शामिल किया गया। देखिए समवर्ती सूची में जो विषय है हमारे जब संविधान लागू हुआ था तब 47 विषय थे। अब जब वर्तमान की जब बात करेगा तो वर्तमान में टोटल कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यहाँ से बन सकता है हमारा। क्वेश्चन हमारा 40 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं, अब बताना है इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है हमारा। तो देखिए प्रत्यक्ष कर हमारा आयकर होता है, भूमि कर होता है और निगम कर, ये एक प्रकार से हमारा प्रत्यक्ष कर होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो मनोरंजन कर है हमारा, जो मनोरंजन कर होता है हमारा ये एक प्रकार से हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं होता। तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा कि कर होता है। देखिए कर क्या होता है, तो कर एक प्रकार से अनिवार्य भुगतान, ठीक है, कर क्या होता है, तो एक प्रकार से अनिवार्य भुगतान से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। फिर से देखो केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं होता है हमारा, तो देखिए सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पादन ये हमारा केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, लेकिन जो भू राजस्व है हमारा ये एक प्रकार का स्टेट से हमारा संबंधित होता है। ठीक है, ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे हमारे। हाँ क्वेश्चन 42 हो गए।
और इसकी पीडीएफ टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ से कंफर्म है, बनेंगे ही बनेंगे हमारे, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि सर नहीं आप लोग इस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जैसा भी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी छांट के क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी उठा के बना दो। पीछे वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का टेस्ट बनाया, कोर्स भी मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर रखा है। आप ध्यान से सुनिए, एक दिन टेस्ट के पहले जब एग्ज़ाम होगा तो एक दिन में पूरी सोशल साइंस और एक दिन में पूरी साइंस वो खत्म होगी और इस बुक की खत्म होगी। काफ़ी अच्छे इसमें से क्वेश्चन जो दे रखे हैं हमारे, ये मैं खत्म कर दूंगा, बाकी पेपर में जाने से पहले टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।